हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के जो मूल संविधान था, भारतीय संविधान, उसके 1 से लेकर 395 अनुच्छेदों की बात करेंगे हम। तो बात करते हैं भारतीय संविधान में 465 सॉरी ये 470 अनुच्छेद हैं वर्तमान समय में, और 12 अनुसूचियां हैं। ये सभी 25 भागों में विभाजित है। परंतु भारतीय संविधान के निर्माण के समय 395 अनुच्छेद थे, जो कि 22 भागों में विभाजित थे, और 8 अनुसूचियां थी। तो वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां, 25 भाग, और 470। यहाँ 465 लिख रखा है, तो 470 है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद फर्स्ट की। हम बात करते हैं संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बता रखा है। ठीक है। दूसरे अनुच्छेद की हम बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसके बारे में बता रखा है। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 3 की हम बात करें तो राज्य का निर्माण तथा सीमाओं का नामों में परिवर्तन, इससे संबंधित यह अनुच्छेद दे रखा है। अनुच्छेद 4 की बात करें तो पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां यहाँ पर उल्लेख कर रखा है। अनुच्छेद 5 की बात करें तो संविधान के प्रारंभ पर नगर नागरिकता दे रखी है। ये आपका क्या दिखा है? नागरिकता के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 6 की हम बात करें तो भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देंगे, उनके नियम दे रखे हैं। अनुच्छेद 7 की बात करें तो पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता के बारे में बता रखे हैं कि किस प्रकार वो पाकिस्तान जाने जा सकते हैं। इसके बारे में अनुच्छेद 7 में बता रखा है। ये मूल संविधान की हम बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 8 की बात करें डियर स्टूडेंट, तो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता के बारे में इसमें उल्लेख कर रखा है, क्योंकि ये मूल संविधान जब बना था तो भारत को संचालित करने के लिए, भारत की शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये अनुच्छेद बनाए गए थे। 9वें अनुच्छेद की बात हम करें तो विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, इसके बारे में बता रखा है। अनुच्छेद 10 की हम बात करें तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, इसके बारे में उल्लेख कर रखा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जो भारतीय संविधान के बारे में है, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। आगे हम बात करें अनुच्छेद 11 की, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन इसके अंतर्गत दे रखा है। विनियमन जो भी नियम दे रखे हैं। अनुच्छेद 12 क्या है? तो राज्य की परिभाषा दे रखी है कि एक राज्य क्या है, किसे हम राज्य कहेंगे, इसकी परिभाषा अनुच्छेद 12 के अंदर दे रखी है। कई चीजें सुनने से भी आसान हो जाती है, तो ध्यान से सुने। अनुच्छेद 13 की बात करें तो मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां इसके अंतर्गत दे रखी है। एक एक अनुच्छेद आपके लिए इंपोर्टेंट। अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता के बारे में इसमें उल्लेख कर रखा है, नोट कीजिए। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिरोध, ठीक है, इसके बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन में अवसर की समानता दे रखी है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत के बारे में इसमें दे रखी है, छुआछूत जिसे हम बोलते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत कैसे हो, ये इसके बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो वाक की स्वतंत्रता के बारे में दे रखा है कि आप जो वाक का मतलब बोलना, इसकी क्या स्वतंत्रता है बोलने की, इसके बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 21 की बात करें हम डियर स्टूडेंट, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में इसमें दे रखा है। अनुच्छेद 21 के की बात करें तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दे रखा है, क्योंकि आप जानते हो कि देश की जो रीढ़ की हड्डी है, घर भारतीय होता है, किसान होते हैं, भारत के सभी लोग होते हैं, तो नीचे से लेकर 36 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अधिकार दे रखा है शिक्षा के बारे में, क्योंकि शिक्षा अगर घर घर होगी तो देश आगे तक बढ़ेगा, देश का नाम होगा। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में इसमें दे रखा है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत दे रखा है। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता के बारे में दे रखा है। आगे हम बात करें अनुच्छेद 26 की, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दे रखी है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दे रखा है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार इसके अंतर्गत दे रखा है। अनुच्छेद 32 अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार किया जाए, इनके बारे में दे रखा है। कैसे हो बच्चे? मैं जानता हूं कि आप बच्चे हैं। अनुच्छेद 36 की बात करें तो परिभाषा दे रखी है।
तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन होता है वह अनुच्छेद 40 में दे रखा है, क्योंकि आप जानते हैं गांवों में जो होती है शासन व्यवस्था वो ग्राम पंचायत होती है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो कृषि और पशुपालन संगठन दे रखा है। 48 की बात करें अनुच्छेद पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दे रखा है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा दे रखी है। अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य दे रखे हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में वर्णन कर रखा है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा इसके बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 55 की बात करें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दे रखी है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि दे रखी है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होती है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं अर्हताएं होती है वो दे रखी है। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दे रखी है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ के बारे में दे रखा है। डियर स्टूडेंट बने रहे हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितने ज्यादा हो इसे शेयर कीजिए। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दे रखी है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां दे रखी है। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति बारे में वर्णन कर रखा है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना इसके बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर राष्ट्रपति की कार्य दे रखे हैं। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दे रखा है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पद अवधि कितनी होती है ये दे रखा है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पदों की निर्वाचन दे रखा है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 70 अन्य आस्मिताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों के बारे में निर्वहन दे रखा है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की संबंधित विषय दे रखा है। अनुच्छेद 72 समाधान की शक्ति दे रखी है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दे रखा है। अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध दे रखे हैं। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन कैसे होगा ये दे रखा है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य दे रखे हैं, याद रखना है, नोट कीजिए इसे। अनुच्छेद 79 संसद का गठन दे रखा है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना दे रखी है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना क्या होगी इसके बारे में वर्णन कर रखा है। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि दे रखी है। सभी को नोट कीजिए आप, आपके लिए अभी अहम है ये। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्य के लिए अर्हता योग्यता दे रखी है। अनुच्छेद 85 संसद का सत्रावसन और विघटन दे रखा है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दे रखा है। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार दे रखे हैं। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाए जाने के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति दे रखी है। अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना इसके बारे में वर्णन कर रखा है। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसके बारे में वर्णन कर रखा है। आगे हम बात करते हैं 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना इसके बारे में वर्णन कर रखा है। अनुच्छेद 95 की बात करें अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियां दे रखी है। 96 की बात करें तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना इसके बारे में दे रखा है। 97 अनुच्छेद की बात करें तो सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते दे रखे हैं। अनुच्छेद 91 संसद का सचिवालय शौचालय दे रखा है। और अनुच्छेद 99 सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दे रखा है। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति दे रखी है। अनुच्छेद 108 की बात करें तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दे रखे हैं। कुछ अनुच्छेद हमने नहीं बताए हैं,
आप नेट से सर्च कर सकते हो। अनुच्छेद 109 की बात करें तो दंड विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दे रखी है। अनुच्छेद 110 दंड विधेयक की परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 111 विधेयकों की पर अनुमति दे रखी है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण दे रखा है। अनुच्छेद 118 की बात करें तो प्रक्रिया के नियम दे रखे हैं। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा दे रखी है। अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति दे रखी है। अनुच्छेद 124 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन दे रखा है, इसके अंदर वर्णन कर रखा है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन क्या होगा ये दे रखा है। अनुच्छेद 126 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति दे रखी है। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति दे रखी है। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति दे रखी है। अनुच्छेद 129 की हम बात करें तो उच्चतम न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय का होना ये दे रखा है। अनुच्छेद 130 की बात करें हम डियर स्टूडेंट तो उच्चतम न्यायालयों का स्थान दे रखा है, क्या होगा इसमें। अनुच्छेद 131 की हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता दे रखी है। अनुच्छेद 137 की बात करें तो निर्णय आदेशों का पुनरावलोकन दे रखा है। अनुच्छेद 143 की बात करें हम उच्चतम न्यायालयों से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियां दे रखी है। 144 की बात करें तो हम सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता दे रखी है। अनुच्छेद 148 की बात करें तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में दे रखा है। और अनुच्छेद 149 की बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियां दे रखी है। अनुच्छेद 150 की हम बात करें तो संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप दे रखा है। अनुच्छेद 153 की बात करें तो राज्यों के राज्यपाल के बारे में दे रखा है। 154 की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 155 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति इसके बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 156 की बात करें तो राज्यपाल की पदावधि कितनी होगी ये दे रखा है। अनुच्छेद 157 की बात करें तो राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यता दे रखी है। 158 में राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या शर्तें होती है ये उल्लेख कर रखा है, नोट कीजिए इसे भी। अनुच्छेद 159 की बात करें तो राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद दे रखा है। अनुच्छेद 164 की बात करें मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दे रखे हैं। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता क्या होगा ये वर्णन कर रखा है। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन क्या होगा। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य दे रखे हैं। 168 की बात करें तो राज्य के विधानमंडल का गठन क्या हो कैसे होगा ये दे रखा है। अनुच्छेद 170 की बात करें तो विधानसभाओं की संरचना दे रखी है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना दे रखी है। और अनुच्छेद 172 की बात करते हैं हम तो राज्यों के विधानमंडल की अवधि दे रखी है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दे रखा है। और अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार दे रखे हैं। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस प्रकार होगा ये दे रखा है। अनुच्छेद 179 में बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाए जाना ये उल्लेख कर रखा है। अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति दे रखी है। 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना ये उल्लेख कर रखा है। 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का वर्णन कर रखा है। अनुच्छेद 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख है। 184 सभापति के पद कर्तव्यों का पालन व शक्ति दे रखी है। और 185 में सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना दे रखा है। अनुच्छेद 186 की हम बात करें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते दे रखे हैं। अनुच्छेद 187 की बात की तो राज्य के विधानमंडल का सचिवालय के बारे में दे रखा है। और 188 के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दे रखा है। अनुच्छेद 189 की बात करें तो सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति दे रखी है। अनुच्छेद 199 की बात करें तो धन विदेश की परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 200 की बात करें तो विधायकों पर अनुमति का उल्लेख कर रखा है। अनुच्छेद 202 की बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण दे रखा है। और
13 में विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने की राज्यपाल की शक्तियां दे रखी है। और 214 की बात करें तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की क्या व्यवस्था होगी, ये दे रखा है। और 215 की बात हम करें तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, ये उल्लेख कर रखा है। 216 अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की, तो उच्च न्यायालय का गठन का संबंधित वर्णन दे रखा है। 217 अनुच्छेद की बात करें हम तो उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद शर्तें दे रखी है। 221 की हम बात करें, न्यायाधीशों का वेतन दे रखा है। 222 की हम बात करें तो एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण दे रखा है। 223 की बात करें तो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति दे रखी है। 224 की बात करें तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति दे रखी है। 226 की बात करें तो कुछ रिट लगाने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियां दे रखी है। 231 की हम बात करें तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना दे रखी है। 233 की बात करें तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति दे रखी है। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय के बारे में वर्णन कर रखा है। अनुच्छेद 243 पंचायत नगर पालिका व सहकारी समितियां, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ये दे रखा है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां दे रखी है। 252 में 2 या से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्तियां दे रखी है। 254 संसद द्वारा बनाए गए विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति, इसके बारे में वर्णन है। 256 की बात करें तो राज्यों की और संघ की बाध्यता दे रखी है। 257 की बात करें तो कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण दे रखा है। 262 की बात करें तो अंतर्राज्यिक नदियों या नदी के लिए जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय दे रखे हैं। 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन दे रखा है। 266 की हम बात करें तो संचित निधि दे रखी है। 267 आकस्मिकता निधि दे रखी है। 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर दे रखे। 270 की बात करें तो संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले करों के बारे में, टैक्स के बारे में दे रखा है। और 280 की हम बात करें तो वित्त आयोग के बारे में वर्णन कर रखा है। आगे हम बात करते हैं। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें दे रखी है, क्या क्या सिफारिशें होती है। 292 की हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा उधार लेना, ये भी एक उधार लेना है, इसके बारे में उल्लेख कर रखा है। देखो 293 की बात करें तो राज्य द्वारा उधार लेना, ये भी दे रखा है, राज्य भी उधार लेते हैं। तो 300 की बात करें तो संपत्ति का अधिकार दे रखा है। 301 की बात करें तो व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता दे रखी है। 309 में राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के बारे में दे रखा है। 310 की बात करें तो संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि दे रखी है। 313 में संक्रमणकालीन उपबंध दे रखे हैं। 315 लोक सेवा आयोग के बारे में दे रखा है। और 316 की बात करें तो सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि दे रखी है। 317 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाए जाना या निलंबित किया जाना दे रखा है। 320 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के कृत्य दे रखे। 323 की बात करें तो प्रशासनिक अधिकरण दे रखे। 323 की बात करें तो अन्य विषयों के लिए अधिकरण दे रखा है। 324 में निर्वाचनों के अधिशासन, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बता रखा है। अनुच्छेद 329 की बात करें तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन कर रखा है। 330 की बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण दे रखा है। 331 में लोकसभा में अखिल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये दे रखा है आरक्षण के बारे में। 333 की बात करें तो राज्य की विधानसभा में अखिल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में वर्णन कर रखा है। 343 में संघ की परिभाषा दे रखी है। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति दे रखी है, समिति जो बना रखी है। 350 के की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं क्या होगी, ये दे रखा है। 351 की हम बात करें तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दे रखे हैं। अनुच्छेद 352 की बात करें तो आपात की उद्घोषणा का प्रभाव क्या हो, ये दे रखा है। 356 की बात करें तो राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध दे रखे हैं। अनुच्छेद 360 की हम बात करें तो वित्तीय आपात के बारे में उपबंध दे रखे हैं। अनुच्छेद 368 के बारे में बात करें तो संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया दे रखी है। अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक महालय का परिषद के बारे में उपबंध दे रखे। अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो अभी ये पूरे नहीं थे, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।